जो भी अलजेब्रा का पार्ट है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी, ये 4 चैप्टर। ये आई थिंक 20 मार्क्स का है, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से क्या आएगा। वैसे लास्ट ईयर पॉलिनोमियल से कुछ नहीं आया था, 0 मार्क्स का आया था। तो कुछ किसी ना किसी एक चैप्टर की वेटेज कम हो जाती है, वो बाई चांस है। किस ईयर किस चैप्टर की हो जाएगी वी कैन नॉट से। ठीक है, ओके सर। सर हाँ सर वो मंडे को लास्ट एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो संडे को टेस्ट देना कंपलसरी होगा क्या? अच्छा, नहीं छोड़ देना तुम लोग, जिनके एग्जाम है वो छोड़। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, सर अभी भी काफी लोग नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर केस स्टडी में सर कौन से वाले नहीं करते हैं? तो डिस्कस उसी लिए क्लास है, डोंट वरी। सर उसमें कुछ ऊपर ऑप्शनल में सर था, वो समझ में नहीं आ रहा था। रुको तो भाई, डिस्कशन शुरू तो होने दो। मैंने कोई डाउट है सैम्पल पेपर में या कुछ और? सर? नहीं, सैम्पल पेपर नहीं सर वैसे। ओके, मतलब कोई क्वेश्चन है? सर हाँ सर, नहीं सर ये पूछना था सर कि जैसे रूट 2 वाले क्वेश्चन सर पेपर में उनके मतलब वैल्यू डाल के पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, डेसिमल में आंसर निकाल देना। ठीक है। ठीक है, अभी आई थिंक 7-8 लोग नहीं है, कुछ लोगों ने इन्फॉर्म तो किया था। एनीवे, लेट्स बिगिन देन। तो आज की जो क्लास है, दिस क्लास इज स्पेशली फॉर द डिस्कशन ऑफ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर का मतलब ये है कि इस साल के पैटर्न पे डिस्कशन है ये, कि इस साल थोड़ा सा डिफरेंस है पैटर्न में। 2 चीजें डिफरेंट है। एक तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ऑल्दो उसका पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। पढ़ने के लिए कम वर्क है अभी। दूसरा जो है, दैट इज जो एग्जाम का सेट है, जो पेपर का पैटर्न है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो उस पर बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है। हाँ हाँ, मेरा थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मैं अनम्यूट नहीं करूंगी वरना आवाज आएगी। अच्छा ठीक है, चलो। तो सब लोग पेपर खोल लेना। पहले देख लेते हैं कि क्या कितना सेक्शन है और क्या मार्किंग स्कीम है। तो सबसे ऊपर तो इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी से इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे तो एग्जाम में जाके नहीं पढ़ने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातें हैं ये, ऑल्दो वहाँ टाइम मिलता है, बट फिर भी बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। तो इस पेपर में 3 आवर्स का पेपर है, ऑफ कोर्स पता ही है। 3 आवर्स पेपर एंड 80 मार्क्स, and we will score, most of you can score 80 out of 80, although ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, कुछ ना कुछ हर साल हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर पाया कोई। so you can be the first one and I will reward the handsome prize। मैं हर साल डिक्लेयर करता हूँ, बट कोई अभी तक ले नहीं पाया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए है, ये सारे छोटे क्वेश्चंस का पार्ट है। सो पार्ट ए में मिसप्रिंट हो गया, 3 सेक्शन लिखा है, 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 है, इसमें 16 क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अगले जो सेक्शन 2 है, ये इस बार नया आया है, पैराग्राफ बेस्ड सेक्शन 2। और दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पहले ये था कि 20 क्वेश्चन 1 मार्क के थे लास्ट ईयर। तो देखो, 1 मार्क के क्वेश्चन में मार्क्स कटने का स्कोप बहुत कम है, गलती कर दो वो अलग बात है। स्टेप मार्किंग वगैरह का कोई इशू नहीं, 1 में 1 मिल जाता है अगर गलती नहीं की है। 4 मार्क के क्वेश्चन में तुमने हो सकता है सही किया हो, बट कुछ स्टेप मिस कर दिया हो, फॉर्मूला नहीं लिखा, डायग्राम नहीं बनाया, वॉटेवर, तो 1 मार्क हाफ मार्क कटने के चांस होते हैं। छोटे क्वेश्चन में ये चांसेस नहीं है, सो दिस इज गुड फॉर यू। तो सर सेक्शन इसको ही केस स्टडी बोलते हैं ना? हाँ, यही केस स्टडी है। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन में सब में 5 पार्ट्स हैं, ऑफ कोर्स 4 करने हैं, बेसिकली चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन 4 पार्ट्स। तो यहाँ पे घुमा फिरा के 4 into 4 हम बोल सकते हैं 16 क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू भी है, 1 मार्क भी है। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में वी डोंट नीड टू शो द स्टेप।
तो सबसे अच्छी बात है कि अब जल्दी से रफ में कर लिया, जिसको आंसर याद था पहले से, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा जिसको तुम्हें आंसर ऑलरेडी याद था, या तुमने किसी ट्रिक से उसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। जितना भी शॉर्टकट लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि हमें स्टेप्स शो नहीं करने हैं। एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखा करो और आंसर लिखा करो, ऑप्शन नंबर भी लिख दिया करो। कभी कभार जैसे आंसर 8 है, किसी ने 8 बनाया, एग्जामिनर को 0 दिख गया, अब ये फालतू कंफ्यूजन हो, तुम लिख दो B8, तो अगर उसको 8 नहीं दिख रहा ठीक से तो B दिख जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक। फिर आता है पार्ट बी, जहां पर थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में काइंड ऑफ 3 तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से 26, 21 से 26 ये भी छोटे क्वेश्चन है। दीज आर 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो 2 मार्क्स भी बड़ा क्वेश्चन नहीं माना जाता है, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेंगे अगर हम टोटल मार्क्स भी साथ साथ लिखते हैं। तो पार्ट ए के सेक्शन 1 का वेटेज है 16 मार्क्स का, पार्ट ए के सेक्शन 2 का वेटेज है 16 मार्क्स का, पार्ट बी में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उनका वेटेज है 12 मार्क्स। 12। तो वी आर ऑलरेडी विथ 44 मार्क्स, मोर देन 50% पेपर हो गया है छोटे क्वेश्चन से ही। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें थोड़ा मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, दैट्स फाइन। अब ये थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो एनालिटिकली कि जो 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन है, दे आर नेवर डिफिकल्ट, दे आर सिंपल इजी क्वेश्चंस। जिनको मैथ्स डिफिकल्ट भी लगती है, दे आल्सो हैव डायरेक्ट 44 मार्क्स टू अटेम्प्ट। ये बहुत कम टाइम में और आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 टू 33। सो दीज आर 7 क्वेश्चन, जो कि ये 7 क्वेश्चंस हो गए ऑफ 3 मार्क्स, जिनका वेटेज हो गया 21। ठीक है, बड़ा वेटेज है, क्वेश्चन भी बड़े हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब करना है, सब कुछ लिखना है इसमें एंड सॉल्व इट प्रॉपर्ली। जो लास्ट सेक्शन आया ये भी इस बार नया ऐड हुआ है। नया ऐड हुआ मतलब कभी 5 मार्क क्वेश्चन 10th में नहीं आता था। इस बार क्या किया है कि देयर आर 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 34 से 36, जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो ये सबसे बड़े क्वेश्चन है और इनका वेटेज भी सिर्फ 3 क्वेश्चन ही है, बट इनका वेटेज हो गया 15 मार्क्स का। ठीक है, सम कर लिया, आ रहा है 20, ये 80 आ रहा है ना? यस सर, 65 और 50 भी आ रहा है। ठीक है, तो वो पहले तो तुम्हें अपने दिमाग में ये पार्टीशन रखना है कि यार ये मेरे पेपर का पैटर्न है। अब इसको कैसे करना है, ये आगे से स्टार्ट करना है, ये पीछे से स्टार्ट करना है, ये तुम्हारी चॉइस है हमेशा, कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तुम्हारा जहां से मानो वहां से स्टार्ट करो। तो लोग गायब हो सामने आ जाए। मेरा रिकमेंडेशन ये है, सिंस बात के क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लास्ट। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने शुरू का एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिया, मतलब जब तुम उल्टा पेपर कर रहे थे, कुछ स्टेप मिस कर दिया, आंसर निकाल दिया, 1 में क्या कट जाएगा, मैक्स हाफ मार्क कट सकता है। बट अगर तुम्हारा गलती से लास्ट सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन छूट गया, दैट चेंजेस एवरीथिंग। यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ लीविंग अ 5 मार्क क्वेश्चन। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, देखो 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क का ही है। अब पेपर जब शुरू होता है और तुम आगे से कर रहे होते हो, शुरुआत में वी आर एंथुसियास्टिक, वी आर एनर्जेटिक, वी आर फ्रेश। तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी राइटिंग लिख रहे होते हैं, बहुत सुंदर पेज बना रहे होते हैं, बॉक्स बना रहे होते हैं, अंडरलाइन कर रहे होते हैं। दे फॉरगेट कि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सब करने से 2 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तो अब शुरू में तो मालूम चलता नहीं है, और हम कम मार्क्स में ही, मे बी 16 क्वेश्चन में ही किसी ने 45 मिनट निकाल दिए अच्छा लिखने में, अच्छा लिख दिया, बट अच्छा लिखने से 16 के वो 20 नहीं बन जाएंगे, ना वो 30 बन जाएंगे। ठीक है, तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, कीप इन माइंड कि तुम्हें 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना है। कि डायग्राम भी बना रहे हैं, फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, एक एक लाइन लिख रहे हैं, ब्लैक पेन ब्लू पेन, पूरा पेज भर दिया 1 मार्क के लिए। तो हम डायरेक्टली सेक्शन 5 से स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर उससे स्टार्ट किया तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे या लास्ट क्वेश्चन से, मतलब ताकि सीरीज कोई दिक्कत नहीं, देखो ऑर्डर कोई भी हो, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई 20 से 15 से भी स्टार्ट कर सकता है, करने को कर सकता है, बट वी ट्राई कि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो चेक करने में। तो या तो आगे से करो या पीछे से करो, सो दैट वो लाइन से चेक कर सके। तो एग्जामिनर परेशान होगा चेक करने में, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा, मे बी तुम्हारे मार्क्स अननेसेसरी कट जाए। सर लास्ट क्वेश्चन से शुरू करना है ना, सेक्शन डी के फर्स्ट से नहीं ना? फर्स्ट से भी कर सकते हो, अगर सेक्शन डी पूरा एक साथ करो, दैट्स व्हाट आई एम रिकमेंडिंग।
अगर आता है, कुछ नहीं आता है तो भी बात करते हैं उसका क्या करना है। ओके, मतलब समझ अगर गए? जैसे हमने सेक्शन 5 स्टार्ट किया है तो हम उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की ट्राई करें। एक साथ कर लो तो तुम्हारे दिमाग से लोड ही हट जाएगा। अगर तुमने लास्ट के 3 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए, सो यू नो कि यार हो गया, 15 मार्क्स हो गया, और देखिए अभी कितना ही टाइम हुआ है, 25 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, दैट्स फाइन। लेकिन तुम्हारे बड़े क्वेश्चन हो गए, यू नो कि ऑब्जेक्टिव तुम ऐसे भी कर सकते हो, एट लास्ट कुछ नहीं बचा, एटलीस्ट तुक्का मार सकते हो। ऑब्जेक्टिव छूटेंगे तो क्या करोगे? वो छोड़ के तो नहीं, वो कुछ भी लिख दोगे, चांसेस तो हैं कि कुछ मार्क्स मिलेंगे, मे भी आसपास देख के लिख दोगे। वो तो सर लास्ट के, पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही हो जाए, छोड़ना क्यों है? मैं बता रहा हूँ कि गलती कहाँ हो जाती है, सिक्योरिटी के लिए छूटना नहीं बताया। चाहिए। तो अगर तुम बाई चांस लेट भी हो रहे हो, अगर शुरू का सेक्शन छोटा हुआ है, दैट कैन बी कवर्ड समहाउ। अगर लास्ट का सेक्शन छोटा हुआ है, दैट कैन नॉट बी कवर्ड। तुम्हें आता भी है तब भी तुम लिख नहीं पाओगे, ठीक है? शुरुआत का सेक्शन तुम्हारे पास टाइम नहीं, और मान लो शुरू का सेक्शन छोटा है, तुमने सिर्फ आंसर ही लिख दिए, फर्स्ट 16 में बोल रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिखे, तब भी एक में आधा मार्क मिलेगा आंसर का, ठीक है? सो दैट्स माय रिकमेंडेशन। तुम शुरू से स्टार्ट करना है, कर लो, बट शुरू से ध्यान रखना कि जो 1 मार्क क्वेश्चन में, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसका वेटेज जितना है उसी हिसाब से उसको टाइम मिलना चाहिए। समझ गए बात को? सर अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ 1 मार्क्स में, तो हम बस डायरेक्ट वैल्यू बिठा के लिख देंगे ना, मतलब उतना फॉर्मूला भी लिख देना। फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला लिखने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक है? टाइम वेस्ट शुरुआत में जो मैं बता रहा हूँ, जिस 2 जगह टाइम वेस्ट होता है, एक तो शुरुआत का डेकोरेशन में कि बहुत अच्छा कर दें, क्योंकि शुरू में अच्छा लग रहा होता है और लगता है कि हाँ पेपर अच्छा जाएगा, फिर जब एक आध क्वेश्चन गलत होते हैं तब मूड खराब होता है, एंड दैट डिसरप्ट्स एवरीथिंग। सर तो मैथ के एग्जाम में कटिंग हो जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व देख करें करते हैं, एक सर? बॉक्स पूरा हल्का सा एक लाइन से कट करके बॉक्स बना दो कि ये हट गया, या नया पेज अगर होगा, अगर ज्यादा हो गई तो उस पेज को ही काट दो, बात खत्म। लेकिन कटिंग में ऐसे रगड़ना नहीं कि उसको कलर कर रहे हैं पूरा, एक लाइन से कट किया, उसमें बॉक्स कर दिया कि ये कटा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है? Excuse me, sir. बोलो बोलो। सर आप कह रहे हो कि सर मतलब कि सेक्शन 5 से स्टार्ट करें ताकि एग्जामिनर को भी इजी लगे और नहीं, हमारे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे, ये मेरा रिकमेंडेशन है, इट्स नॉट मैंडेटरी। हाँ सनी बोलो, आगे बोलो। सर ये इस पर पूछ रहा था सर मतलब हाँ, सेक्शन 5 से स्टार्ट करें ना, जैसे सर अभी जो सैंपल पेपर है सर उसमें 33 से स्टार्ट करें। मेरा रिकमेंडेशन ये है, तुम्हें जैसा अच्छा लगा ना वैसा कर सकते हो। अगर मुझसे पूछ रहे हो, मैं एग्जाम देने जा रहा होता तो मैं पीछे से करता, ओके सर। ठीक है? सर एक सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए इस हिसाब से हाँ, सर? उसकी बात भी कर रहा हूँ। पहले तो 2 रीजन समझो पेपर छूटने के। पेपर छूटने का पहला रीजन, तुमने कम मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, तुम्हें आते थे बट ज्यादा लिख दिया, जितना लिखने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, जो सबसे ज्यादा होता है, हमेशा होता है, तुमको मैं 85 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, फिर भी हर पेपर के बाद, नॉट इन बोर्ड, यहाँ स्कूल में, यहाँ भी कई लोग सेम चीज बताते हैं मुझे, यू गेट स्टक इन एनी वन क्वेश्चन। तुमने एक क्वेश्चन किया, बहुत बार हो जाता है तुम्हें क्वेश्चन आता होता है बट वहां पर आंसर नहीं निकलता है, वहां बहुत सारे लोग उसको ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये मुझे आता था, मैं करके रहूंगा। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर तुम वहां अटक गए, नो मैटर तुमने कर भी लिया, तुम अगर 3 बार किसी क्वेश्चन को ट्राई किया है तो तुमने अपने गर्दन पे तलवार लटका ली है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुमने यहाँ जो टाइम वेस्ट नहीं करना था वो कर दिया है। किसी भी क्वेश्चन में, नो मैटर वो कितना इजी है, नो मैटर वो कितना डिफिकल्ट है, अगर तुम अटक गए हो, तुमने एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, उसको वहीं का वहीं छोड़ देना है। यू कम बैक अगेन, द पेपर कंप्लीट हो जाए, देन ट्राई इट अगेन। उससे 2 फायदे हैं, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, प्लस कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि हम कोई एक स्टेप गलत कर रहे होते हैं या हमें कुछ याद नहीं आ रहा होता है। जब तुम वापस आओगे 30 मिनट बाद, यू विल कम विद न्यू माइंड सेट, क्योंकि एक गलती जो हो रही होती है फिर वो बार बार होती रहती है, दोबारा किया फिर वही गलती कर दी, दोबारा किया फिर वही गलती कर दी। इससे अच्छा है कि एक नया माइंडसेट से आओ, तो बाद में ही ट्राई करना। समझ गए बात? पर सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे पे करती तभी मेरा दिमाग उसी क्वेश्चन पे लगा रहता है कि वो नहीं हुआ, वो नहीं तो हुआ। वही तो प्रैक्टिस करनी है कि ऐसा नहीं करना है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। कभी कभी बोर्ड का पेपर लंबा भी आ जाता है, कुछ देखो एक ही चांस है, वो बाहर निकल के कंप्लेन करना, किसी को ब्लेम करना कि बोर्ड बेवकूफ है और बताओ ये कैसे कर दिया और मैं कोर्ट चला जाऊंगा और पूरा सीबीएसई गिरा दूंगा, वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव गॉट 1 चांस, यू हैव टू डू इट राइट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग, कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, दैट इज वेरी इजी, जस्ट डू मैथमेटिक्स कि किस सेक्शन का कितना वेटेज है। 80 मार्क्स का पेपर है, यू हैव 180 मिनट्स पर मार्क, तुम्हारे पास कितना टाइम मिला? 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट्स हैं, तो बताओ 1 मार्क के लिए कितना मिनट तुम्हारे पास?
सर हाँ 1 मार्क के लिए 9/8 मिनट 180/80 हो गया ना एवरेज निकालने का। यस सर। सर सर 2.25 2 पॉइंट हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लगभग 2 मतलब 2 मिनट minutes 2.5 per मिनट question। तो 9 सर बाई 2.5 मिनट हाँ 2.5 मिनट मान लो सर। 2.25 सवा 2 मिनट, जिसको मैं 2 मिनट बोल देता हूँ कि हम 0.25 मिनट निकाल लेते हैं अपने रिवीजन के लिए और अपनी गलतियां चेक करने के लिए। सो ऑन एन एवरेज यू हैव 2 मिनट्स फॉर 1 मार्क। दैट मीन्स तुम्हारे पास पहले सेक्शन के लिए 32 मिनट्स हैं, और भी मार्जिन अपने लिए छोड़ लो क्योंकि बाई चांस गलती हो गई तो और टाइम तुम्हें चाहिए होगा, तो 30 मिनट्स मान लो कि तुम्हारे पास सेक्शन 1 जो है दैट शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। सेम गोज फॉर सेक्शन 2। जब तुम्हारा पहला आर खत्म हो दैट मीन्स यू आर डन विद 1 मार्क क्वेश्चंस। या तुम उल्टा आ रहे हो अगर, तो जब तुम्हारा 1 घंटा बचा है या उससे ज्यादा बचा है तब तुम्हारा सिर्फ ये सेक्शन बचा होना चाहिए 1 मार्क वाला। ठीक है, जो ये 12 मार्क है इट विल हैव 24 मिनट्स, हम फिगर में 25 मिनट्स कर लेते हैं। एंड ये 21 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स एंड दिस इज 30 मिनट्स। तो अगर तुम पीछे से कर रहे हो तो यू नो कि तुम्हें सारे 5 मार्क क्वेश्चन आधे घंटे में खत्म करने हैं। आधा घंटा ह्यूज टाइम है। 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना जिसमें तुम्हें 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगे। 10 मिनट जानते हो कितने होते हैं? हाँ सर बहुत ज्यादा होते हैं 10 मिनट, मतलब सुनने में लगता है कि 10 मिनट कम है, बट जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे तुम्हें क्वेश्चन आता होगा तो 10 मिनट बहुत ज्यादा है उसके लिए। यस ठीक है, तो तुम देखोगे तुमने एक क्वेश्चन का जो तुमने पहले से कर रखा था इट विल टेक 5 मिनट्स, दैट मीन्स तुमने यहीं पर 5 मिनट की लीड ले ली। तुमने दूसरा क्वेश्चन किया इट टेक 6 मिनट्स, तुमने 9 मिनट की लीड ले ली है। दिस फील्स द कॉन्फिडेंस कि यार बहुत टाइम बच गया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। हाँ सर कुछ क्वेश्चंस में जैसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है तो उसमें तो अटक जाते हैं, उसका क्या करना है? अटक कैसे जाओ? कैलकुलेशन ज्यादा है तो उसको छोड़ दो, बाद में करना। अच्छा अटकना कभी सोल्यूशन नहीं है, अटकना है नहीं किसी भी रीजन से। कैलकुलेशन मान लो कैलकुलेशन नहीं हो रही है, छोड़ दो, उसके पहले तक के स्टेप मार्क्स तो तुम्हारे श्योर हो गए हैं। मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, उसमें गलती हो रही है, बट उसके ऊपर तो स्टेप्स लिखे होंगे। 5 मार्क में 2 मार्क्स इंश्योर हो चुके हैं, 3 मार्क्स के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना है, 3 मार्क्स के लिए बाद में आके देखना है। समझ गए सर बात? कैसे कैसे हम चेक करेंगे कि हमने जो कैलकुलेशन किया, लाइक मैं कोई इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ उसमें कुछ मेरा आ रहा है तो वो मेरी कैलकुलेशन गलत है, ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा? ये चेक थोड़ी, तो दोबारा टाइम बचा है तो रीचेक कर सकते हैं, इसीलिए हम टाइम बचा रहे हैं, इसीलिए मार्जिन छोड़ा हुआ है। जब हमने पूरा पेपर कर लिया है, हमने टाइम 20 मिनट 25 मिनट बच गया, बच जाता है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाता है जो अच्छे से करता है। सो नाउ यू कैन रीचेक द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आंसर वेरीफाई हो सकता है। नहीं सर, अभी आस्था ने बोला ना कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड जाती है, तो या हाँ। तो नॉर्मल आंसर में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगी या फिर एकदम मैं अगर गलत कर रही हूँ तो ही कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो सकती मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन पेपर हमारा हो गया तो वी कम बैक फॉर द रीचेकिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व किया, हम वेरीफाई कर सकते हैं सही है कि नहीं। इक्वेशन में डाला, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स सही है हमारा आंसर, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। सेटिस्फाई कर रहा है तो कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे कैलकुलेशन की है तो हम उसको अलग तरीके से कर सकते हैं। मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन थी 36 into 44 divided by 13. So what you can do कि एक बार जब तुमने किया तो पहले मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया। टू वेरीफाई जब तुम वापस आ रहे हो तुम उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दो कि पहले 36/13 कर दो और फिर इंटू 44 कर दो। पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ से सेम आ रही है, दैट मींस सही कर रखा है। समझ गए? तो ज्योमेट्री जो आएगी वो उसके साथ साथ ही करेंगे, हम लास्ट के लिए बचाएंगे। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो? यस सर। कंस्ट्रक्शन भी तुम एज पर योर कंफर्ट लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेज मिलते हैं, कॉपी मिलती है। एग्जाम शीट पूरी कॉपी मिलेगी, एग्जाम वाली जो कॉपी होती है। सर तो जो रफ करेंगे हम, तो हम साइड में एक लाइन बना के या एक पेज में एक्स्ट्रा? दोनों ऑप्शन है, तुम लास्ट में कर सकते हो या पूरा एक पेज। वैसे पूरा एक पेज करने में नुकसान ये होता है कि तुम बार बार पलट के नहीं आ सकते, तो लास्ट पेज पे कर लो या हर पेज पे लाइन बना लो। सर स्कूल के एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हमें डबल शीट वो लोग देते हैं और जैसे ही वो शीट देते हैं ना, हम एक सिंगल शीट अपने पास रख लेते हैं। ये नहीं और कर फिर सकते, नहीं, बोर्ड में बी कॉपी तब मिलेगी अब तुम्हारी पहली कॉपी फिल हो गई होगी। अच्छा ठीक है, और कोई एडिशन पेपर भी अलाउड नहीं होता है। और कोई डाउट है? और जो हमें डबल शीट मिली है उस डबल शीट का लास्ट पेज पूरा रफ के लिए रख कर लो लास्ट पेज करने में फायदा कि तुम जल्दी से पलट सकते हो कैलकुलेशन की और वापस आ गए। हाँ
तो एक बात बोलूं सर, जब हमें रीडिंग टाइम मिलता है ना क्वेश्चन पेपर का, तो रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चन अगर कभी नहीं आते तो पढ़ के एकदम ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं, टाइम मिला है उसको यूज करो, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं आते तो नहीं आते, उसको तुम चेंज तो नहीं कर तो सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि उस टाइम में जितने भी फॉर्मूला है पूरे उसमें जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब मैं लिख लूं अपनी शीट पे, मार्क्स कटेंगे? आई डोंट थिंक शीट पे कुछ लिखना अलाउड होगा उस टाइम, वो मना करेंगे कि अभी पेन नहीं चलाना है। जब तक फॉर्मूले आते हैं जब तुम लिख सकते हो तो लिखने की क्या जरूरत है। सर ऐसा जो तो तब भी 1 थोड़ा मार्क्स दिमाग वाले में होते हैं रहता है। हम लोग वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। जैसे जैसे इस बार भी सैंपल पेपर में जो 1 मार्क्स वाले हैं वो ज्यादातर बिना कैलकुलेशन वाले हैं, मतलब सीधे दिख रहे हैं। हाँ, तो जो हम ओरली हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, वो कर लो। इससे अच्छा ये तो रहेगा वो तुम हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लो, हाँ दिमाग में पेपर तो ना पढ़ के, क्योंकि पेपर एक बार अगर क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत गंदा वाला ब्लड प्रेशर सर बीपी बढ़ जाता है अचानक से। जिसका बढ़ जाता है वो ना पढ़े भाई, मैं तो ठीक है, बीमार नहीं होना है पेपर ये। सर हाँ जो रफ वर्क है सर वो क्वेश्चन पेपर पे नहीं कर सकते हैं? नहीं, अब वैसे अलाउड नहीं है, वैसे कुछ लोग कर भी देते हैं तुम्हारे जैसे, फिर कोई डांटता है कुछ होता है तो क्यों ये सारे काम करने हैं, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और अब पेपर देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर अगर हम देखेंगे तो पार्ट है, देखो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180, एस 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, एचसीएफ दे रखा सर है, आप एलसीएम निकाल, स्टैंडर्ड वाला करवा रहे हो ना? ऑफ कोर्स एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, वी कैन फाइंड द एलसीएम इजीली। डिवाइड कर देंगे डिवाइड कर लेंगे। कुछ नहीं करना 60। है ये। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए यू हैव 2 मिनट्स, बट एक्चुअली तुम्हें बताओ कितना टाइम लगेगा इसमें? 10 30 सेकंड। सेकंड्स, 30 सेकंड्स मान लो, 1.5 मिनट बच रहा है ना। यही सारे मिनट्स हैं जो यूज करने हैं तुम्हें उन क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते हैं या कहीं गलती हो गई जिसके लिए तुम कह रहे हो कि बाद में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सर टाइम जो बचता एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर हमने किया था हमारी टीचर ने वो अभी तक कराया ही नहीं है स्कूल में। तो क्या हो गया, ये बहुत तुमने तो कर गलत लिया है, ना, वो यहाँ तो हो गया है ना, चैप्टर ही नहीं कराया। ठीक है। चलो सेकंड तो ओरली हो जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कृष्णा अगर 4 तुम्हें छोटे मोटे डाउट तो पूछ सकते हो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला पता है सबको फंडा, 2 और 5 में यस जिसकी सर। पावर ज्यादा Yes, होती sir. है दैट इज उसका कोफी आफ्टर दैट मेनी प्लेसेस ये टर्मिनेट होता है। कैंसिल करना नहीं भूलना, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बाई चांस कैंसिल हो रहा था तो पहले हम कैंसिल करते उसके बाद डिसाइड करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अर्चिता? सर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर देखो b है माइनस के, तो माइनस बी बाई हो जाएगा k बाई 3। k/3 k बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 9। 9, ठीक है कितना इजी दिख रहा है? बोर्ड का पेपर कैसा होता है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पेयर ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? सर a by b A1 equal to upon b by A2 is a2 equals by to c2 B1 is upon not B2 is equal not to equal a2 to by C1 by upon C2. A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by c1 a1 by upon a2 is प्लस equal to, माइनस 2। The parallel lines. पैरेलल लाइंस है वो, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, अब ये सब रिवीजन होना है हमारा, is not equal to c1 upon c, C2. तो इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। a1 प्लस upon a2 है 3 by 6 is equal to b1 है 1, b2 है by k K. is not equal to 3 by 8, देख ही रहा है, k is equal to 2 आ जाएगा इजिली, एंड फॉर k is equal to 2 ये 3 by 8 के इक्वल नहीं है, तो वो चीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन, 3 chairs 1 table cost 1500, 6 chair 1 table cost this much, फॉर्म द इक्वेशन। अब देखो इन सब चीजों में ही लोग लेट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ज्यादा शो ऑफ करने के लिए इक्वेशन सॉल्व भी कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। जब कहा गया है कि फ्रेम द इक्वेशन, दैट मींस जस्ट फ्रेम द इक्वेशन, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लिखने के कभी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हो गया 3x plus y is equal to 1500 और 6x plus y is equal to 2400, 400 बस यहीं पर छोड़ देना है। अब शुरुआत में ऑफ कोर्स लिख देना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज एंड वन टेबल इज y, That's it. दैट्स इट। क्वेश्चन ही कह रहा है कि बस एक क्वेश्चन बनाओ, Okay, sir. और कुछ क्यों करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ AP इज 0, कर लोगे, nth टर्म को 0 मान लेंगे तो a n के plus पहले an minus 1 d equal to 0
और ऐसे ही सेकंड पार्ट है उसमें an दे रखा है, n दे रखा है, d दे रखा है, तो जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो। फाइंड ये ओके सर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैंने हमेशा रटवा रखा है कि आना ही है क्वेश्चन कि फाइंड द कंडीशन कि ये इक्वल रूट्स हो। ये फॉर श्योर एक क्वेश्चन आना है। क्या कंडीशन होती है? आर्यन है क्लास में? अंशुमन है? अंशुमन क्या कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इक्वल रूट्स होने की? अंशुमन सर अभी तक याद नहीं, मैं तो मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। कंडीशंस नहीं आने अभी। डी जो होता है वो 0 होना सर चाहिए। डी 0 होना D चाहिए is equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। b Zero. स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी इसमें बता रहा हूँ बोर्ड में क्या आना है, लिख लो। तो ये बैठे बैठे मार्क्स हो, तुम कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तब भी इसका मार्क्स मिलेगा, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 5 और 2 है, यस -5. सर ठीक है। यस सर और दूसरा 5 और 2 मतलब मैं वो नंबर बोल रहा था कैसे स्प्लिट होगा। दूसरा है कि नो रियल रूट Yes, sir. t लेस देन 0। तो ये तुम्हारे में आ गया है। लेट मी सी, ये इनइक्वालिटी यूजुअली तुम्हारे में नहीं आती है, एक बार देख लो इसका आंसर क्या होगा। अगर कुछ इधर उधर का आंसर है देन नो रियल रूट मतलब d इज लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर 36 माइनस 120a इज लेस देन, अच्छा ठीक है, लीनियर तो चल जाएगा। तो ये कह रहा है देखो 120a, ठीक से इनइक्वालिटी सॉल्व करना। इनइक्वालिटी 120a जाएगा जब राइट साइड में, तो वो ग्रेटर देन साइड हो गया। देखो क्या ये ग्रेटर देन 36 हो गया? समझ यस गए? सर। यस तरफ खुली हुई ना इनइक्वालिटी, दैट मींस a शुड बी ग्रेटर देन 36 अपॉन 120। सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक इससे 12 से हो रहा है कैंसिल, 3/10। तो a की वैल्यू होगी वो 10 से, सॉरी 3/10 से बड़े होगी, इसीलिए उसने वैल्यूज लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट आंसर। 3/10 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी दैट इज वैलिड है। 0.3 ना सर, एक तरीके से 3/10 एक ही बात है, 3/10 और पॉइंट से अलग अलग थोड़ी ना। क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोगों को याद है कि मैंने पहला क्वेश्चन यही कराया था और याद करने को भी कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या तुम ओरली आंसर बता सकते हो? 56. वेरी गुड, याद था। ये डायग्राम बना था जो हमने क्वेश्चन किया था कि यस सर हमेशा पर इंटू relation 2 होता आ है। जाएगा. जो पेरीमीटर ऑफ पीएलएम होता है, पेरीमीटर ऑफ पीएलएम दैट इज इक्वल टू दोनों टैंजेंट का 2 सम या times 2 PQ. टाइम्स एक कोई एक टैंजेंट, क्योंकि दोनों टैंजेंट इक्वल होती हैं। ये मैंने टेस्ट में ही पूछा है, वर्कशीट में भी है हमारी। तो जब तुम पेपर दे रहे होगे यू विल रिमेंबर कि मोस्टली क्वेश्चन तुमने क्लास में कर रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इजीली हो जाएगा। टैंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेंथ ऑफ टैंजेंट पाइथागोरस लगेगी, हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही हो जाएगा। 10th में स्वास्थ्य का माइक ऑफ कर लो। तो मेरा Uh, ऑप्शन नहीं था. स्वास्थ्य 10th क्वेश्चन आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन डीपीटी पे है यार शायद। अभी डीपीटी पे बेस्ड है, कर लोगे, रेशियो इक्वल होंगे, यस सर ठीक है। यस सर वी आर नॉट हियर डिस्कस द क्वेश्चंस बट द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 11 अभी कंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाएंगे तब इससे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल, साइन ए प्लस कॉस बी 1 दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए पता है तो कॉस भी पता चल जाएगा, उससे बी की वैल्यू आ जाएगी। यस सर यस और बता cos b 1/2 ही तो आ जाएगा, हाँ sin 31/2, तो cos b 1/2 तो a b की वैल्यू 60 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन वेरी इजी, दोनों को ऐड करोगे 2 sin स्क्वायर सर प्लस cos। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी निकाल सकते हैं ना cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो यूज यहाँ नहीं है टेक्निकली। सर इस बार ट्रिगो की वेटेज बहुत कम है ना? नहीं वेटेज थोड़ी कम हुई, वेटेज जैसी थी वैसे ही है। सर सर जो चीज डिलीट हुई है हम उसका मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस में वो यस सर। डिलीट हुआ है तो वो हम यूज कर सकते हैं. नॉर्मल मैथमेटिकल चीजें तो यूज कर सकते हैं, कोई थ्योरम हुई तो उसको मत करना। नहीं सर, लाइक लीनियर इक्वेशन में 3 मेथड थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, क्वाड्रेटिक, वो फॉर्मूला। तो जो हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना वो हट गया है, तो तो वो अगर किसको यूज यूज करना करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? सर मुझे सर बहुत easy कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत बार काम आता है, वो यूज कर सकते हैं. कर सकते हो, क्योंकि वो तो
कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड इज बेसिकली क्या ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ा सिलेबस से हटा है, यू डोंट नेम इट कि मैंने तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज इट। 13 बेसिक है, ऐड करोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। 14 हम अभी कर रहे थे, सर्कल का डायमीटर दिया मतलब रेडियस दी है, आर्क का एंगल दिया है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे, θ/3 62 πr। 15 हो जाएगा। 12 स्फीयर बनाए गए हैं एक सिलेंडर से, दोनों का वॉल्यूम इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, क्या आंसर होता है इसका? 1/6। 1/6। डबलेट जानते हो ना, ये भी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया है डाई में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट? दैट इज 1/6। दूसरा है ब्लैक क्वीन, दैट इज 1/2/52 आएगा, जो कि 1/26 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये तो पहला सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2, और ये सेक्शन जो नया आया इसके लिए बहुत ध्यान से सुनो। जो ऑफ कोर्स नया, मेरे लिए भी नया, मैंने पहली बार देखा है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि ये जो तुम्हारा केस स्टडी है ये बेसिकली मोस्टली धोखा है। धोखा का मतलब क्या है कि कई केस 4 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर मैं पैराग्राफ नहीं भी पढ़ूंगा तब भी आंसर दे दूंगा। तो यू डोंट नीड टू फोकस टू मच ऑन द पैराग्राफ कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो पहले, कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द पैराग्राफ, डायरेक्टली वो क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब ये केस स्टडी ऐसा है कि पैराग्राफ पढ़ के उससे आंसर देना है, ऐसे टाइप का है तो वैसा ही, लेकिन ये तो यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन जैसा है, फ्री के नंबर। हाँ, काइंड ऑफ फ्री के नंबर है, बट इसमें डरने वाली बात ये है कि कई बार नई चीज देखोगे तुम, होगा कुछ नहीं, होगा वही कॉन्सेप्ट से लेकर ही, बट तुमने पहली बार वो वर्ड सुना होगा, तो फ्रीक आउट नहीं करना है, डरना नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं कि तुम बिना पैराग्राफ पढ़े भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो एक पैराग्राफ में स्टडी टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक पैराग्राफ में देयर आर 4 क्वेश्चंस, so you have 4 marks, which that means you have 8 minutes for the one case study, which is sufficient. 4 questions, 8 minutes are sufficient. पहले हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पहला वाला नहीं पढ़ना है पहले। जैसे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, केस स्टडी। तो देखो 18 में ये क्या बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझ गए? दिस इज बेस्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या बोल रहा है ये कि स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी। स्केल फैक्टर क्या होता है? यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। कि स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट ए डिफरेंट साइज। स्केल ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्केल ड्राइंग कर रहे हो, किसी घर का मान लो बना रहे हो तुम मैप, तो वो स्केल ड्राइंग हो गई, तो उसका शेप सेम होगा, साइज बस छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा इन द सेम रेशियो। बेसिकली ये बात कर रहा है सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर में यही तो होता है कि उनका शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, और साइज हर तरफ से सेम रेशियो में ही होता है। याद आ गया सबको? यस सर। तो ये जनरल तुम्हें स्केलिंग की बात बता रहा है जिसका तुम्हें कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, फिर इसने कहानी समझा कि स्केल फैक्टर क्या होता है कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। बेसिकली 2 ट्रायंगल होगा, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लोगे तो वो स्केल हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर क्या कह रहा है कि वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग, देन शेप्स आर सिमिलर। सिमिलर फिगर किसे बोलते हैं कि अगर रीसाइज करें, रीसाइज का मतलब क्या है कि फिगर को पूरे को डबल कर दिया, पूरे को 5/3 टाइम्स कर दिया, तो दोनों फिगर ओवरलैप कर जाए, वो सेम बन जाए, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर में यही तो होता है, 2 फिगर सेम शेप के रेशियो है। जैसे 2 फिगर में रेशियो है 1:4 का, इसका मतलब जो 1 वाला फिगर है उसको अगर तुम 4 टाइम्स स्केल अप कर दोगे, 4 टाइम बढ़ा दोगे हर तरफ से, तो 4 वाले के इक्वल आ जाएगा। या 4 वाले फिगर को 1/4 कर दोगे हर तरफ से, तो 1 वाले के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो कह रहा है कि अगर किसी एक फिगर को स्केल अप कर दो या स्केल डाउन कर दो और वो दूसरे फिगर के इक्वल आ जाए, तो हम उन फिगर्स को सिमिलर फिगर बोलते हैं। अगेन रेंडम इन्फॉर्मेशन, ये सब ऑलरेडी पहले से पता था। फिर क्या कह रहा है कि अगर रोटेट करने के बाद वो एक जैसे दिखने लगे तो भी वो सिमिलर है। रोटेशन ये तो कॉन्ग्रुएंट में भी चलता है कि भाई एक ट्रायंगल सीधा बना हुआ है, मान लो एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल ये बना है, तो कांट दे बी कॉन्ग्रुएंट? कोई कहे कि हम ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप नहीं हो रहा भाई, घुमाने की बात करोगे तब हो जाएगा। तो किसी फिगर को घुमाने से उसका शेप और साइज नहीं चेंज होता है, तो कह रहा अगर घुमाने के बाद ओवरलैप कर जाए तो भी सिमिलर बोल सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, सही बात बोल रहे हो। कह रहा फ्लिप करते हैं, अगर भाई फिगर को इधर से उधर या तो फ्लिप कर दो
रोटेट कर दो, ट्रांसलेट कर दो, मतलब ये ट्रायंगल यहाँ बना था, अभी मैं यहाँ बना दूं, तो क्या ट्रायंगल चेंज हो गया? क्या इसकी कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाएगी? नो सर। नो ये सर सब देखो बातें क्या लिखी हैं कि फिगर को रोटेट कर दो, फ्लिप कर दो, ट्रांसलेट कर दो, वो सिमिलर, अगर तब उसके बाद ये फिट हो रहा है तो सिमिलर है। हाँ है, पता है सबको। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये सब बहुत इंफॉर्मेशन यूजलेस है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना सिंपल है। कह रहा है अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन ए स्केल ऑफ 1:4। ये तुम्हारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है कि एक मॉडल बनाया गया है बोट का 1:4 रेशियो में। अब समझ गए होंगे जो एक्चुअल बोट है वो 4 टाइम्स होगी मॉडल के। एग्रीड? मॉडल के अगर x है कोई लेंथ तो बोट में 4x होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ की बात हो रही है, मॉडल की लेंथ है 120 सेंटीमीटर, ये मॉडल है, ये बोट है। तो बताओ बोट की लेंथ कितनी हो जाएगी? ऑल्दो पूछा नहीं गया, बट इंटू 4 कर दोगे तुरंत आ गया 480। Yes, sir. ये नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। कह रहा द फुल साइज ऑफ बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60। विड्थ कह रहा है, कह रहा बोट की विड्थ 60 है। बताओ मॉडल की विड्थ कितनी होगी? Sir, 240. 240 सर तो 15 क्या 15 होगा सर, 15। 15. यही गलती तो वो कराना चाहता है, इसीलिए देखो 240 इज एन ऑप्शन। बोट की, अब देखो इसने ये बताओ जो मॉडल की इसकी लेंथ थी, क्या इस इंफॉर्मेशन में कोई यूज था? सर एक्स्ट्रा था। इस इंफॉर्मेशन में कोई यूज नहीं था। उसने सबसे काम की इंफॉर्मेशन ये कि बोट की विड्थ है 60, बताओ मॉडल की विड्थ क्या है? 15 होगी। ऑप्शन नंबर, ठीक है। हाँ बिल्कुल कृष्णा, कृष्णा कह रहा है क्या हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर पैराग्राफ पढ़ें? यू कैन डू दैट, इट्स अ गुड चॉइस। क्योंकि अगर तुमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा होता, डू यू नीड टू रीड द पैराग्राफ एवर? इस क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ चाहिए था हमें? नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए था। कह रहा है व्हाट इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। अगेन क्या इसके लिए पैराग्राफ चाहिए? कह रहा है सिमिलरिटी किससे इफेक्ट होती है? दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर देंगे तो क्या सिमिलरिटी इफेक्ट हो जाएगी? नो सर नो सर। नॉट। डायलेट बाय ए स्केल फैक्टर, डायलेट कम कर देंगे तो फर्क पड़ेगा? सेम फैक्टर बोल दिया उसने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं तो दे आर इन द सेम रेशियो, का मतलब है कि हर तरफ से बढ़ाना पड़ेगा या हर तरफ से कम करना पड़ेगा। तो कह रहा दे आर डायलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर। किसी स्केल फैक्टर से छोटा बड़ा कर दिया, सिमिलरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ऊपर बना था नीचे बना दिया, कोई फर्क पड़ा? नो सर नहीं। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। सर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। So fourth option. यस सर इसका तो कोई मिरर इमेज से क्या लेना देना है वैसे भी, ठीक है। इसके लिए भी देखो पैराग्राफ नहीं चाहिए था। सर आप ये जो सेकंड वाले का डायलेटेड वाया स्केल फैक्टर का मतलब एक बार बता दोगे? डायलेट मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ कि बढ़ाना हुआ या कम करना हुआ? डायलेट बढ़ाना हुआ आई थिंक। प्यूपिल डायलेट हो, कम करना। डायलेट में कम होता है ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। प्यूपिल आर डायलेटेड, आई थिंक ज्यादा होता है। डायलेट का मतलब ज्यादा होता है। ज्यादा ज्यादा बेसिकली होता कहा ही गया, है। बेसिकली वो कह रहा है कि उसको अगर हम किसी एक रेशियो में बड़ा कर दें तो क्या सिमिलरिटी में फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। रेशियो 1:2 था, मान लो इसको मैंने डबल कर दिया तो अब रेशियो 1:4 हो जाएगा। सिमिलर तो रहेगा ही अभी भी। यस सर। समझ गए बात? यस सर। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन का मतलब? ट्रांसलेट मतलब जो मैंने यहाँ किया, नीचे बना था ऊपर बना दिया, ऊपर बना था नीचे बना दिया, ये डाउन ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। ट्रांसलेट इसका तो फोर्थ ऑप्शन होगा ना, मिरर वाला? बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका थर्ड पार्ट। इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ a:b। समझ गए कि दो ट्रायंगल है, उनके बीच का रेशियो कितना है? a:b है। तो विच ऑफ दिस इज ट्रू? अब देखो तुम लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनकी साइड का रेशियो होता है, अच्छा उनकी मीडियन का रेशियो क्या साइड के रेशियो का सेम होता है? उसका वो होता है स्क्वायर। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी मीडियंस का रेशियो सर सेम होगा। सेम है साइड का रेशियो। ये दो क्वेश्चन भी हमारे एक्सरसाइज में लास्ट 2 क्वेश्चंस याद है? एक बार मीडियन इंक्लूडेड थी, एक बार इंक्लूडेड नहीं थी, हमने ये प्रूफ किया था, याद है? एक लंबा क्वेश्चन था जिसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी, एक छोटा क्वेश्चन था वो जल्दी हो गया था। इन एनी केस कीप इन माइंड, मैंने पहले बताया अभी भी याद कर लो कि दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो जो उनके साइड का रेशियो होगा
वही उनकी मीडियन का रेशियो होगा, वही उनके ऑल्टीट्यूड का रेशियो होगा, वही उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा, वही उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। जो साइड का रेशियो है वो किसका रेशियो है, वही रेशियो मीडियंस का भी होगा, यस सर। वही रेशियो ऑल्टीट्यूड्स का भी होगा, वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर्स का भी होगा, वही रेशियो पेरीमीटर का भी होगा। ठीक है, सिर्फ एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। चलो ओके, तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहा था। अब ऑप्शंस देखोगे तो तुम्हें याद भी रहेगा कि रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3a रेशियो b। नो सेंस, सेम ही रेशियो होता है। ऑल्टीट्यूड्स हैव रेशियो a to b, सही है। बाकी फिर ऐसे ही कहानी है कि मीडियंस a/2 रेशियो भी चेंज कर दिया है, एंगल बाइसेक्टर में भी चेंज कर दिया, चेंज होता ही नहीं है। इसके लिए भी पैराग्राफ की जरूरत नहीं थी। द शैडो, अगले वाले में देखो शैडो, ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसके लिए पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। जो रेशियो ट्रे वाले में वही रेशियो पोल वाले में होगा। ठीक है, लास्ट इज, अब देखो 5 में 4 करने हैं, पांचों क्वेश्चन बहुत लंबा है पढ़ने में ही, तो यू कैन डू फर्स्ट 4, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहां भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, मतलब अभी हम पढ़ लेते हैं। कह रहा बिलो यू सी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट। कह रहा है एक घर है, उसका मॉडल बनाया है स्टूडेंट ने। द एटिक फ्लोर ABCD, एटिक क्या होता है किसी को पता है? सर जो शोरूम, वो शोरूम जैसा होता है टॉप फ्लोर में जो सर, वो स्टोर रूम जो होता है ना उसे ही बोलते सर पुराने जमाने में जो घर के ऊपर वाला एरिया होता था ना, जो जब हम ड्राइंग करते तो जहाँ पे ट्राइंगल आता है वो एटिक होता है, मतलब ऊपर वाला साइड जो स्टोर रूम होता है। एटिक ही पढ़ते हैं उसको, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये बात। नहीं सर, वो घर के ऊपर एक बालकनी टाइप सर स्टोर रूम, बंद स्टोर टाइप से रूम बना होता है। सर जैसे सर इंडिपेंडेंट घर हाउस के में ऊपर सर होता है, ऊपर मतलब होता है स्टोर हाउस, ऊपर जो तो हट वो टाइप सर ऐसे रूफ होता के है। नीचे। हाँ हाँ सर, हट के हाँ वही वो वाला। रूफ के नीचे होता है वो। एटिक, ओके। द एटिक फ्लोर ABCD इन द मॉडल इज ए स्क्वायर। कह रहा है इसका फ्लोर स्क्वायर हमें दिख रहा है मॉडल में, ठीक है। The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism. Rectangular prism जानते हो क्या होता है? फिर बेस में रेक्टेंगुलर होता है। सर रेक्टेंगल के ऊपर जो वो होता है। कोई और नाम है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का? पिरामिड। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, वेरी गुड इशिता। बाकी लोग क्लास 8 तो पढ़ के नहीं आओ। प्रिज्म और पिरामिड याद है? देखो तो पिरामिड कह रहा था, देखो कितना नाला है। प्रिज्म और पिरामिड पढ़ा है छोटी क्लास में? क्या डिफरेंस होता है याद है? यस सर। हाँ सर पढ़ा है। क्या डिफरेंस होता है बताओ? पिरामिड सर एक पॉइंट पे पिरामिड मिलता जो बोलो हार्दिक। है। पिरामिड जो होता है सर, वो उसकी जो साइड्स होती है वो एक पॉइंट पे मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली पिरामिड जो होता है उसके सारे साइड फेसेस हमेशा ट्रायंगल होते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है, बाकी साइड फेसेस हमेशा ट्रायंगल होंगे। जैसे मैं ये ट्रायंगुलर पिरामिड बना रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने बेस ट्रायंगल बनाया है। बेस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, जो तुम्हें बनाना हो बना सकते हो। समझ गए बात? लेकिन साइड में जो फेस बनेंगे वो सारे ट्रायंगल के शेप बनेंगे। दे ऑल विल मीट एट वन पॉइंट, तो उसका ऊपर वर्टेक्स होगा। ठीक है, दिस इज पिरामिड, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड। आई कैन डू इट विद रेक्टेंगल ऑल्सो। ये रेक्टेंगल है, पिरामिड है, तो इसके सारे फेस ट्रायंगल बना दो, सब एक पॉइंट में मिल जाएंगे। दिस इज रेक्टेंगुलर पिरामिड। अच्छा नहीं बनाया मैंने, 3D नहीं दिख रहा है। एनीवे समझ गए ना, हर तरफ से ट्रायंगल निकला है। दे आर मेड। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज यूनिफॉर्म फिगर, जैसा बेस वैसा ही टॉप, वैसा ही हर जगह। तो जैसे हम सिलेंडर की बात करें, दैट इज आल्सो अ प्रिज्म, सर्कुलर प्रिज्म हो गया। क्यूबॉइड की बात करें, दैट इज अ प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यूब की बात करें, दैट इज आल्सो अ प्रिज्म। जो फिगर नीचे से ऊपर एक जैसा हो वो सारे प्रिज्म है। पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागन पूरा ऊपर तक बढ़ा दो, दैट इज पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो स्क्वायर ऊपर तक बढ़ गया, दैट विल बिकम बेसिकली अ क्यूबॉइड। एनीवे, तो कह रहा बीम्स दैट आर सपोर्टेड आर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसका पूरा नाम दे रखा है। नाम पढ़ने की वैसे तो पढ़ना पड़ेगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहा जो EFGH है, EFGH देखो डायग्राम में, दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स। ऑल द एजेस ऑफ पिरामिड हैव द लेंथ 12 मीटर। नीचे सारा 12 मीटर है और ऊपर जो
ट्रायंगुलर जो उनके फेस होते हैं वो भी सारे 12 मीटर है। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। और डू यू नो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, किस टॉपिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे? सर मिड सर पॉइंट से भी हो मिड जाएगा। पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। ये सब कहानी बहुत फालतू की है। कोई अगर घर देखने लगा कि कितने कमरे हैं, उसमें कितनी 6 खिड़कियां है हैं, आंसर। क्या सर 6 है आंसर। सो कोई इधर उधर की बातें सोचने लगा या क्वेश्चन में अटक गया, अननेसेसरी, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। कुछ भी इसमें जो लिखा है वो काम का है ही नहीं। तो डायग्राम देखो, सिर्फ मिड पॉइंट में नोटिस करना है कि भाई EF पूछा गया है, E और F दोनों ही मिड पॉइंट है। ट्रायंगल TAB देखो, क्या E और F मिड पॉइंट है TAB में? तो बस EF क्या होगा, AB का हाफ होगा, उसके पैरेलल। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, पैरेलल होगा और हाफ होगा। यस सर। एक्चुअली में थ्योरम क्लास 9th की है, लेकिन आ सकता है ऐसा कुछ नहीं कि BPT भी चल जाता है इसमें। BPT मिड पॉइंट, BPT का स्पेशल केस ही तो मिड पॉइंट थ्योरम है। तो EF इज नथिंग बट 6। इतना छोटा सा आंसर था, लेकिन टाइम कितना खा जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मालूम चला कि जो केस स्टडी आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो हमें ऑलरेडी सब कुछ आता है। पैराग्राफ में अगर कुछ नया दिख रहा है तो उससे डरना नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन उससे रिलेवेंट हो ही ना, उसका कोई यूज ही ना हो। इस पूरे पैराग्राफ का कोई यूज नहीं था इन क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब अगली केस स्टडी देखो। क्या रहा, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला याद आ रहा है? पैराबोला मैंने कब पढ़ाया हुआ है, किस चीज में पढ़ाया गया है? पॉलिनोमियल्स में। क्वाड्रेटिक। फाउंडेशन वालों को और अच्छे से याद होगा, उनको और डिटेल में पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक पे बेस्ड। तो कह रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलास, हाईवे, ओवरपास, अंडरपास। A highway underpass is parabolic in shape. फोटो तो बनी है, कोई यूज नहीं है। शेप उसने दिखा दिया है। कह रहा है पैराबोला इज द ग्राफ ऑफ रिजल्ट फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक। वी ऑलरेडी नो कि क्वाड्रेटिक ग्राफ पैराबोला होता है। अब थोड़ा सा इसको वैसे तो पहले से आना चाहिए ये। पैराबोलास आर सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन। सिमेट्रिक होते हैं पता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा लेफ्ट में वैसे ही राइट में। यस सर। ठीक है, लेकिन ये सारे पैराबोला के लिए ट्रू नहीं होता है। चलो इस पर थोड़ी बात भी कर लेते हैं। ये जो पैराबोला बोल रहा है दैट इज स्टैंडर्ड पैराबोला। तुमने फाउंडेशन वालों को याद है कि स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा होता है? ax square plus bx plus c। तो नॉन स्टैंडर्ड कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज कॉमन पैराबोला, ये तो नॉर्मल है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला जिसकी ये बात कर रहा है वो ये वाला है। किसी को याद है ये कौन सा फंक्शन है? y is equal to x square। ये वाला दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला जो कि ऑरिजिन से जाता है, एकदम सिमेट्रिक होता है। कोई और जो पैराबोला होगा वो बनेगा ऐसा ही बट कहीं और बना होगा। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है किसी लाइन के अबाउट। ये लाइन हो गई, समझ गए? कोई पैराबोला यहाँ बना है, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, आधा इधर आधा इधर। एग्रीड? तो पैराबोला कह रहा है कि पैराबोलास आर सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन। अच्छा ठीक है, इसने y एक्सिस नहीं बोला, मुझे लगा कि y एक्सिस है। तो ये तो नॉर्मल बात बोला किसी भी पैराबोला के लिए कि एक वर्टिकल लाइन खींच दोगे जो उसके बीचों बीच से जा रही होगी तो उसके अबाउट हमेशा पैराबोला सिमेट्रिक होता है ना। अगर पहले नोटिस नहीं किया था तो आज नोटिस कर लो। द एक्सेस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। क्या जो सिमेट्री वाली एक्सेस होती है वो पैराबोला के मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट से होके जाती है, बिल्कुल जाती है। किसी को याद है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये देखो, एक नॉर्मल बात समझो, जो एक पैराबोला होता है, नॉर्मल बैच वाले सुन लो जिन्होंने पहले डिटेल में इसको नहीं सुना है। पैराबोला देखो, ये क्या कोई मिनिमम वैल्यू ले रहा है? यस सर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्या इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो इस पैराबोला की? इनफिनिटी। ये बहुत जा रहा है, x को इनफिनिटी डाल तो वैल्यू y की इनफिनिटी आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम नहीं बता सकते हैं एग्जैक्ट, कुछ इनफिनिटी होगी। तो एक पैराबोला मिनिमम वैल्यू ले रहा है। अगर पैराबोला उल्टा होता, इन दैट केस कौन सी वैल्यू ले रहा है? सर नेगेटिव इनफिनिटी। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, मिनिमम नहीं बता सकते, वो नेगेटिव इनफिनिटी जा रही है। समझ गए सब लोग? अगर पैराबोला उल्टा होता, ऐसा होता -x स्क्वायर प्लस 5x। अब माइनस लगा आएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर तुम x की वैल्यू बहुत बड़ी डाल दोगे तो क्या बहुत बड़ा नेगेटिव आ गया ये?
यस सर। Yes, sir. समझ गया ना? पैराबोला अगर सीधा है तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता है, वो तो इनफिनिट जाती है। पैराबोला अगर उल्टा वाला होता है तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम नहीं पता। मिनिमम नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीज, पैराबोला सीधा और उल्टा होता ये कब होता है पता है? कब ये वाला पैराबोला होगा, कब उल्टा वाला होगा? डू वी नो दैट? सर रूट्स जब पॉजिटिव होते हैं तो सर ऊपर। फाउंडेशन वाले का तो क्यों इतना पैसा दे रहे हो एक्स्ट्रा? सर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है। वेरी गुड। जब a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, लीडिंग कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है इट विल ऑलवेज बी ओपनिंग अपवर्ड। अगर लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है सो इट विल ऑलवेज बी ओपनिंग डाउनवर्ड। जब ये सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन आए, ये थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है पैराबोला से कुछ इस तरह की बातें कर ले। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट किसी को याद है? ये पॉइंट कहाँ पर आता था? x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ याद है किसी को? सदान, यस सर। ये पॉइंट कौन सा होता था? 0 वर्टेक्स वाला पॉइंट? सर 0 माइनस मतलब सर वो इक्वेशन पर बेइज्जती कराने से अच्छा चुप हो जाओ। माइनस b अपॉन 2 पॉइंट होता था। ये लिखने की जरूरत नहीं तुम लोगों को, तो मैं बस इनसे पूछ रहा था नहीं याद है कि नहीं याद है। एनीवे दिस ऑल वाज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन एंड नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है। नाउ सी, कह रहा है द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन जीरोस आर। अब बताओ, एक क्वेश्चन दे रखी है, जीरोस पूछ रहा है, क्या कहानी का कोई भी यूज है? नो नहीं सर। कोई यूज नहीं No, है। sir. बस जीरो निकाल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या केस स्टडी कर क्यों दिए इन्होंने ये। इसके कह रहा है कि जीरोस बताओ, इसके कंफ्यूज करने को दिए नए नए वर्ड्स देकर। कंफ्यूज करने के लिए या पता नहीं तो कौन उनको बना लग रहा रहा है था। कि हम लोग पहले टाइम लगा दे सारा वो ऊपर पैराग्राफ पढ़ने हाँ। में, उसके बाद नीचे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट कह रहा था हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये पहली लाइन है Intersects the तुम्हारे x-axis. चैप्टर में। इसके लिए भी कहानी की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है पैराबोला, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर कह रहा है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। पैराबोला। the representation of highway underpass whose 1 0 is 6, sum of the zeros is 0। कह रहा है बेसिकली एक इक्वेशन बताओ जिसका 1 0 6 है, अल्फा इज इक्वल टू 6 है, सम ऑफ जीरोस 0 है। तो बता सकते हैं क्या? यहाँ से हम बीटा निकाल लें, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर x स्क्वायर माइनस 36। हाँ सर। एक्स स्क्वायर माइनस 30। अच्छा, तुम डायरेक्टली बता पा रहे हो। हाँ, ये भी देख सकते हो कहाँ पर सम 0 आ रहा है, या बीटा निकाल के फिर बना दो। दोनों 0 पता आप तो कर लोगे। यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ C जीरोस वाले टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 जो कि 0 है टाइम्स x, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 जो कि माइनस 36 हो जाएगा। तो कौन सा आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 36। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। बताओ कोई नंबर ऑफ जीरोस। 0। कैसे? सर क्योंकि हमारा c तो नहीं है, तो c तो 0 हो गया हमारा। क्या बोल रही हो? सॉल्व करके बन तो जाएगा पूरी इक्वेशन सोच करके। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन एक डाल दिया है सर क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे तो खुद ही वो 0 हो जाएगा, तो 2 वही तो सी 0 आ रहा है ना। कितने? सी 0 आ रहा है ना, -4 + 4 हो जाएगा ना। C 0 आ रहा है, क्या बोल रही हो? अच्छा C 0 आ सर रहा है वैल्यू तो 0 है ना। तो आगे नहीं सी 0 नहीं आ रहा, सी 8 आएगा। अरे वो पूछ रहा है कितने 0 होंगे इसके। सर यहाँ पे 0 मोस्टली जनता पहले सुन लो, एक तो पहले 5 में 4 करने थे, 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इसमें मोस्टली जनता गलती भी करेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है?
पूछ रहा है ऐसे कितने जीरोस होंगे। अब सबको जनरल जो नॉलेज है वो क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी तो नहीं है। 0 जीरोस वाला केस भी सुना है तुमने? यस सर। और 1 0 वाला भी सुना, जब इक्वल 0 हो जाते हैं, याद है? yes, तो इसमें yes. कॉमन सेंस क्या लगा सकते हो कि भाई ये है स्क्वायर, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, x - 2 होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 0 से छोटा तो नहीं हो सकता ना, ये स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यस सर 4 तो ऐड हो ही रहा है, तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 4 है? यस सर। Yes, या sir. 4 से कम? क्या ये एक्सप्रेशन कभी 4 से कम हो सकता है? नो सर नो सर। तो क्या इसकी वैल्यू कभी 0 हो सकती है? हाँ सर। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती है, तो इसके 0 जीरोस हैं। समझ गए बात? जो ये दिमाग नहीं लगा सकते हो कि ये थोड़ा सा वैसा वाला हो गया कि यू हैव गुड एप्टीट्यूड, देखा और समझ गए, तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ सर जाए। स्टेटमेंट में क्या लिखूं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? तो देखो इस पूरी केस स्टडी में यू ऑल्सो डिड नॉट नीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ चाहिए ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज टू इजी, उसमें कुछ है नहीं। पहले तो इसकी कहानी तो है ही नहीं, कुछ टेबल दे रखी है, टेबल से तो हम ऐसे ही वैसे भी कर लेते हैं। ये देखो कितना इजी हो गया। स्टार्ट से क्वेश्चन दे दिया, टेबल दी और पूछा है कि मीन क्या होगा, निकाल लोगे मीन। यस सर। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये तो ओरली हो जाएगा, मॉडल क्लास हो गई 40 to 60, अपर लिमिट हो गई उसकी 60। ये टू इजी हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब पैराग्राफ की जरूरत पड़ी है सिर्फ एक में, जो हमने अभी तक केस स्टडी नहीं की है, जो पहली केस स्टडी थी, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें ग्राफ चाहिए, वैसे पैराग्राफ का कोई उसमें भी यूज नहीं, बट ग्राफ तो चाहिए, इसलिए वो पिक्चर हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो कह रहा है कि कुछ रूम है उसमें। अब इसमें देखो ये क्लास 8 से आ गया, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स, जो 9 10th में एक्चुअली है नहीं और कभी ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है। इन केस स्टडी में ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उठा ले जो तुमने पहले पढ़ा था और अब भूल गया हो, जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये एक रूम है जिसकी वॉल्स हैं रेक्टेंगल शेप की, दिख रही हैं, 4 वॉल दिख रही हैं साइड में, 1 2 3 4। इनके शेप्स क्या हैं? दिख रहा है ना, रेक्टेंगल लिखा है ना। The diagram shows the plans of sunroom. It will be built on wall of house. The 4 walls, अच्छा स्क्वायर मेंशन है, तो 4 walls are square. रूफ में क्या है? रूफ में 4 ट्रेपेजियम है और एक हाफ रेगुलर ऑक्टागन है। अगेन इन सब इन्फॉर्मेशन का कोई खास काम नहीं है। अब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे रखा है, सबको याद है ना फ्रंट व्यू क्या होता है और टॉप व्यू क्या होता है? जब ऊपर से देखेंगे तो जैसा दिख रहा होगा वो टॉप व्यू हो गया। Yes, sir. तो ऊपर बना हुआ है, और जब सामने से देख रहे होंगे तो अगर ये टेढ़ा बेड़ा नहीं होता, मान लो ऐसे रूम्स होते तो हमें 4 स्क्वायर सामने दिख रहे होते। अभी ये थोड़ा ऐसा है ना, मुड़ा हुआ, इसीलिए देखो जब तूने फ्रंट व्यू दिखाया तो जो साइड वाले 2 स्क्वायर है वो छोटे दिखा रहा है और बीच वाले 2 स्क्वायर बड़े दिखा रहा है। ऑल्दो ये चारों स्क्वायर कैसे हैं? ये चारों स्क्वायर इक्वल हैं, लेकिन इनका व्यू ऐसा दिख रहा है क्योंकि जो थोड़ा टेढ़े ऐसा घुमा हुआ ना, ऐसे गया रूम और ऐसे टेढ़ा हो गया। जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें साइड वाले पूरे नहीं दिख रहे हैं या वो छोटे दिख रहे हैं, इसीलिए उनका व्यू छोटा बनाया है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं बनाया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक स्केल, ग्राफ के स्केल पे बना दिया है क्वेश्चन, और बेस्ड ऑन नॉर्मली ग्राफ स्केल, और जो डायग्राम बना है वो एग्जैक्टली व्यू वाला बना दिया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसमें, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट गुड इनफ। बाकी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो कह रहा है कि रेफर टू द टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट। अब जब 2 पॉइंट दे रखे हैं उनका मिड पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें डायग्राम की जरूरत है क्या? सर डायरेक्ट फॉर्मूला। मिड पॉइंट तो ऐसे निकाल लेते हैं ना, 6 17 और 9 16 का मिड पॉइंट निकालोगे तो वो आ जाएगा 15/2 और 33/2। पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। अभी देखो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन किया है। जो पॉइंट P है दैट इज द टॉप वर्टेक्स ऑफ पहला स्क्वायर, जो कि ऑल्सो टॉप व्यू से भी दिख रहा है। तो जो फ्रंट व्यू पे जो पॉइंट P है वो टॉप व्यू में पॉइंट G है। G और P एक्चुअली में सेम पॉइंट है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो फ्रंट से देख रहे हो तो पहले स्क्वायर का जो राइट कॉर्नर है उसको P लिखा हुआ है, वही कॉर्नर टॉप व्यू में G लिखा हुआ ना, पहले ट्रेपेजियम का बॉटम कॉर्नर।
यस देखो जो ऊपर के ट्रेपेजियम का बॉटम कॉर्नर है, क्या वही नीचे के स्क्वायर का टॉप कॉर्नर है? तो दे आर सेम पॉइंट, तो दोनों को मर्ज मत करना। दे आर मतलब जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो टॉप व्यू के लिए सब अलग सोच रहे हैं और फ्रंट व्यू के लिए अलग सोच रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए आई थिंक उन्होंने ऑप्शंस इतने क्लियर दिए हैं कि किसी से गलती ना हो। अगर तुम काउंट करोगे तो देखो P दिख रहा है 1 2 3 4 के थोड़ा पहले दिख रहा है, ठीक है, बट कंफ्यूजन हो सकता है, कोई सोचेगा यार 3.8 तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऑप्शंस ऐसे दे दिए कंफ्यूजन होना। ऑप्शन है 4 15 19 और 25। कोई कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर? नो सर। सर एग्जाम में भी ऐसे ही देंगे, पता चला उन्होंने खुद ही 4 5 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन को जिस तरह उन्होंने फ्रेम किया है, एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखा है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, तो कभी कंफ्यूजन वाले से स्टेट नहीं आएगी। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड S। अभी देखो A और S के बीच के डिस्टेंस क्या है, तो तुम्हें सिर्फ ये बॉक्सेस काउंट करने हैं। बॉक्सेस काउंट करोगे आंसर मिल जाएगा, आई थिंक 16 है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा? नहीं नहीं, ये तो सीधा सीधा जा रहा है ना, तो सिर्फ बॉक्सेस X में ही तो है। सर 16 आ रहा है। 16 बॉक्सेस आ रहा हूँ, X में ही तो डिस्टेंस है, Y में तो कोई मूवमेंट है नहीं। सर 16 है। हाँ ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। Next is find the coordinate of the points which divides the line segment joining A and B in 1:3। तुम्हें सिर्फ A और B के कोऑर्डिनेट चाहिए। Now is it clear कि A और B के कोऑर्डिनेट क्या है? A के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, X तो 1 हो गया और Y काउंट करके ले लेंगे। क्या A और B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ग्राफ से देख के? यस सर। बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। Next is if a point XY is equidistant from this and this, then अब देखो अगेन कोऑर्डिनेट ऐसे दिए ना, ना तुम्हें फिगर चाहिए ना कुछ चाहिए। 9,8 और 17,8, इससे इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा? 9 8 17 8 सर XY तो चल रहे हो, जरूरी नहीं सिर्फ मिड पॉइंट हो। मैंने कई बार बताया, याद करो, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कोई ये गलती नहीं करना कि सिर्फ मिड पॉइंट लेके, अगर आंसर बैठ रहा है तो कर लेना। तुमने रफ चेक किया तो रफ में चेक करोगे तो 13,8 आ रहा होगा। दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। जो भी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं, दे ऑल विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स, ठीक है। द इजीएस्ट पॉइंट टू फाइंड इज मिड पॉइंट। क्या ये फिट बैठ रहा है? देख लेते हैं ऑप्शन। x - 13 = 0। तो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 13 आ गया और y इज इक्वल टू 8 आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है, देखो x - 13 इज इक्वल टू 0, फिट बैठ गया। अदरवाइज फॉर्मूला लगा लेंगे, पॉइंट को x, y मान लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना कि इससे और इससे इक्वल है, तो यही इक्वेशन आ जाएगी, x - 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते तब भी आई थिंक हम फिफ्थ पार्ट कर सकते थे, ई पार्ट और ए पार्ट, दो पार्ट तो कर ही सकते थे। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब देखो पीछे से करने का एक और फायदा, जब तुम पीछे से करते हुए आ रहे हो, अगर तुम्हारा टाइम बच गया है तो आराम से पैराग्राफ पढ़ो, आराम से करो। टाइम नहीं बचा है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, जितने हो रहे हैं वो कर लो और आगे बढ़ो। समझ गए? क्योंकि इस क्वेश्चन में यू हैव चॉइस। हो सकता है पढ़ना ही ना पड़े यार, लेकिन रिस्क नहीं लेना है तो पीछे से कर रहे होंगे अगर, तो हमें पता होगा कि यार बहुत टाइम बचा है, पढ़ ही लेते हैं, क्या ही रिस्क, क्या ही दिक्कत है। टाइम नहीं बचा, नहीं पढ़ते, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जितने होगा वो कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। पर जो मैं रीडिंग टाइम मिलता है स्टार्टिंग में, हम उसमें ये कर सकते हैं। उसमें कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद पेपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 बेल रिंग्स कराया मैंने ये क्वेश्चन, बेल रिंग हो रहे हैं, मशीन में प्रोडक्ट बन रहा है, लोग सर्कल में दौड़ रहे हैं, मैंने बताया था, ट्रैफिक लाइट जल रही है, एक ही तरह ये क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या करना पड़ेगा? सर आप कौन से नंबर पे हो? क्वेश्चन 21। केस स्टडी खत्म हो गया ना सर? एलसीएम क्वेश्चन नंबर 21 पे सारे लोग आ जाओ। 21 क्वेश्चन याद है, क्लास में हो चुका है, मैंने बताया था। इस क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है कि मशीनें बना रही हैं, एक प्रोडक्ट बनाती है, 28 सबको याद आ गया? ट्रैफिक लाइट, बेल बजना, अलार्म बजना, लोगों का ग्राउंड में चक्कर लगाना, सारे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे। यस सर।
23 कर लो, सॉरी 22 628 मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आते हैं। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, या वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालो। याद आ गया? कैसे करेंगे? तब y को सर 0 अल्फा y प्लस 0 बीटा 5 हो y जाएगा और अल्फा माइनस बीटा 1। सर नहीं सर देखो, y नहीं 0 सर, ले लेंगे ना। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, इसमें एक्स एक्सिस में a,0 ले लेंगे, दोनों से डिस्टेंस Yes, निकाल sir. लेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला है, मतलब जो और वाला पार्ट है वो कर लेंगे। 23 दोनों जीरोस दिए, पॉलिनोमियल लिख दोगे। यस यस सर। सर। क्या फॉर्मूला है? x स्क्वायर x माइनस स्क्वायर ऑफ जीरोस प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन का है, अभी छोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने अभी किया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a पता है 1/sin a प्लस 1/cos a पूछ रहा है। नाउ एक रेशियो पता होता तो हम सारे रेशियो निकाल लेते हैं। यस यस सर। सर। यस सर। एक रेशियो पता हम सारे रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे इसको। 26 कर लोगे, अगेन पाइथागोरस वगैरह है। यस यस सर। ठीक है, प्रूव दैट 2 माइनस tangent रैशनल। हमने 2 क्लासें दी थी सिर्फ ये याद करने के लिए, और मैंने बताया था ये क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। 2 माइनस रूट 3 इज इरैशनल, गिवन रूट 3 इज रैशनल। गिवन रूट 3 इज इरैशनल, ये बहुत छोटा सा हो गया, अगर गिवन होता है तो फिर छोटा हो जाता है। यस सर। यस अगर नहीं होगा तो प्रूफ करना होगा। प्रूव करना अगर पड़ता ये है। नहीं गिवन होगा तो ये 3 या 5 मार्क्स में आएगा। अगर 2 मार्क्स में आया, अगर 2 मार्क्स में गिवन नहीं भी होता तब भी हम लंबा नहीं जाते। सर ये वाला तो डिलीट हो गया है ना, रूट 2 वाला? नहीं, कि उसका डेरिवेशन डिलीट हो गया था ना? डेरिवेशन थोड़ी, ये तो एक क्वेश्चन है। सर जो रूट 3 एंड रूट 2 इज इरेशनल का जो वो है वो डिलीट नहीं हुआ था? अच्छा, तो फिर हो सकता है बड़ा वाला हो गया डिलीट, जो हम हाँ, पूरा वो प्रूफ हो करते गया हैं। था। डिलीट तो सर बस वो हुआ है ना, वो मैं देख लूंगा अभी, मैंने शुरू से याद कराया हुआ कि ये क्वेश्चन फॉर श्योर आना है। अगर तो यू डिलीट नहीं प्लस हुआ, डिवीजन लेमा ही डिलीट हुआ है। हाँ वही डिलीट हुआ, ये नहीं हुआ है। स्वास्तिका अफवाह नहीं उड़ाओ। ठीक है सॉरी। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने 2 क्लास में सिर्फ यही याद किया था, याद के अंदर समझा भी था, प्लस मैंने कहा था इसको बिल्कुल रट लेना क्योंकि ये फॉर श्योर आना ही आना है। ए और बी को लेंगे को प्राइम। ठीक है, वो तो कॉपी में लिखा ही होगा। 1 रूट ऑफ इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये क्वेश्चन ही बहुत कॉमन है। एक रूट दे रखा है और एक अननोन निकाला है, पता है ना? अगर एक रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू डाल दोगे पी की वैल्यू। यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 हम अभी कर रहे हैं। ये आई थिंक हमारी वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन ये वाला कराया था, नहीं कराया? मेरी वर्कशीट में है क्वेश्चन, वर्कशीट में दूंगा, मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखा है, इजी से इजी है। पेरीमीटर दे रखा है दोनों का, तो दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो वही साइड का रेशियो। एक साइड दे रखी है, दूसरी पूछी है, कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मीडियन पता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आता ही है, मिसिंग वाले। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कर लोगे। सेक्शन 5 में देखो किस तरह का क्वेश्चन है, लेट्स सी दैट। तब वही बेसिक वाले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही। ये करने को तैयार नहीं है, मैं अगली क्लास में सस्पेंड कर दूंगा इन लोगों को। चलो, पहला क्वेश्चन है कि द मोड गिवन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है। देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया, ऐसा ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में। 31 और 33 में 33 तो और इजी है आई थिंक। मोड वाला तो इजी होता है ना, याद है? यस सर। Next is based on application of trigonometry, that is again very easy। 2 equal height के trees हैं और ये तो वैसे ही हो गए। जो शिप वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, 100 डिस्टेंस पे शिप था ना, यहाँ पर उसको ट्री बोल दिया है। सर आपने जो लाइट हाउस वाला करवाया था कि 2 Light ships are coming। लाइट हाउस वही, अरे वही तो था शिप वाला, सिमिलर ही है। हाँ तब मैंने आपको मैसेज किया था सर। अच्छा सॉरी। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन क्लास में हुए। वाटर इज फ्लोइंग, ये भी क्लास में हुआ है। फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम। इजी से इजी। और 36 अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो मान लो यही पेपर होता है, इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे यार ये क्या ही क्वेश्चन आ गए। आई थिंक ये 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।
Agreed? Yes, sir. ठीक है. So this is our paper. अभी of course एग्जाम से पहले हम एक सेशन और रखेंगे to be more precise कि कैसे और किन बातों का ध्यान रखना है. Now anyone has any doubt और किसी चीज का डाउट रह गया हो? मेजरली एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन ही है सारे. हाँ, पेपर में 80% 90% एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन होगा और 100% हमारी नोटबुक से क्वेश्चन. तो आरडी बेमतलब है. आरडी इज गुड फॉर लर्निंग, बोर्ड के लिए उसका कोई यूज नहीं है. ये तो मैं पहले बता चुका हूँ. कोई आरडी आरएस वगैरह कर रहा है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन पहले जो मैंने काम दिया है उसको करने के बाद वो जितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं, कोई बुरी बात नहीं है. जितना सीखोगे उतना अच्छा है. तुम पूछोगे बोर्ड सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो बोर्ड में लाने के लिए क्या बोलो। सफिशिएंट है? हमारे क्लास नोट्स, वर्कशीट, एनसीईआरटी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. हाँ स्वास्थ्य. सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ना बहुत सारे क्वेश्चंस में एकदम दो वो जो वो होता है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री लग रही है फिर साइन लग रहा है, तो उतने बड़े वाले नहीं आएंगे ना जिसमें रूट में आ रहा है. फिर हम बहुत बड़े बड़े जो होते हैं आरडी शर्मा बड़े के. क्वेश्चन मैंने कराए हैं बट वो आते नहीं है. अच्छा. देखो मैं करा सब इसलिए देता हूँ कि बाई चांस कभी आ गया, कभी कभार आ भी जाते हैं लेकिन बहुत कम चांस होता है वो. तो इफ यू आर अनलकी तो पिछले साल में एक ऐसा आया था. नहीं, मतलब मैं जिन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो नहीं आया हुआ. जैसे मैंने क्लिप, अब तुम अभी क्लास में नहीं, बट मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए हुए हैं. तो आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन कोई ऐसा है जो तुम्हें बड़ा लगेगा या तुमने जिसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी. ठीक है. सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे. और कुछ? No. No, sir. नो सर. ठीक है. सो आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. जो नई चीज थी पैराग्राफ वाली वो सब लोग समझ गए हो उसको कैसे हैंडल करना है. बाकी हम अभी टेस्ट सीरीज हमारी होगी जैन एंड तक, जैन मीडिया फैब बिगनिंग में, उसमें भी सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So I think that's all for today, guys. Till the next time. Goodbye, everyone. थैंक यू सर. Have a good Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.